Right, beta. So previously I told you that the astrocytoma, just a second, yeah, astrocytoma, बात हुई थी बेटा कि दो तरह का होता है, एक होता है डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिंग और एक होता है लोकलाइज्ड पाइलोसिटिक टाइप जिसको हम कहते हैं। इसको बहुत बाद में हम डिस्कस करेंगे, पहले हम बात करेंगे डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिंग वैरायटी की। ठीक है, डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिंग वैरायटी जो है इसको भी दो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस की बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्टोलॉजिक ग्रेडिंग, एक ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर अल्टरेशन। ठीक है, डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिंग वैरायटी जो है एस्ट्रोसाइटोमा की, उसको भी दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस, दो क्लासिफिकेशन से ऑन द बेसिस ऑफ नंबर वन हिस्टोलॉजिकल ग्रेडिंग। हिस्टोलॉजिकल ग्रेडिंग देखेंगे कि लो ग्रेड है, हाई ग्रेड है। मॉलिक्यूलर अल्टरेशन की बेस पे भी डिवाइड करेंगे क्योंकि ये वैरायटी है एस्ट्रोसाइटोमा की जिसमें ये म्यूटेशन होती है, ये वैरायटी है एस्ट्रोसाइटोमा की जिसमें ये म्यूटेशन होती है, एंड ऑल। आप समझ आ रहे हैं बेटा किस तरीके से हम फॉलो करेंगे? ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिंग एस्ट्रोसाइटोमा. Before I go into all that classification, you first need to know how common this is. 80% of the adult primary brain tumors are the infiltrating astrocytoma. ठीक है? Okay. If you compare between the diffuse and the localized variety, out of these two, localized is more common. But this diffuse infiltrating astrocytoma, if you particularly talk about the adult primary brain tumors, then it makes up the 80%. Okay. Okay, what is the site where it loves to arise from infiltrating astrocytoma? मैंने पीछे ज़रूर बताया था कि ये सेरिब्रम से लेकर नीचे स्पाइनल कॉर्ड से कहीं से भी अराइज हो सकता है, लेकिन यूजुअली इट लव टू अराइज फ्रॉम cerebral hemispheres, right? उसके अलावा it can arise from the cerebellum, can arise from the parts of the brainstem or from the spinal cord, right? So easy. What is the presenting age? Presenting age of the infiltrating astrocytoma. Fourth to sixth decade is actually the age of presentation. ठीक है जी? Okay, what are the possible sign symptoms that patient comes up with? If he or she has infiltrating astrocytoma, he complains of seizures, headaches, and the focal neurological deficits depending upon the anatomic site which is involved by the tumor. आप समझ रहे हैं बात को बेटा? इस तरीके से अब ज़रा इसकी दो क्लासिफिकेशन जो कि इम्पॉर्टेंट है इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। वन ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेडिंग, वन ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। Yeah, just a second. Okay, so on the basis of the grading, okay, यहाँ मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा ताकि ये वाली बात समझ आए। मैंने आपको बताया बेटा एस्ट्रोसाइटोमा जो है, आई होप इट इज़ विजिबल, दो तरह का होता है। एक होता है डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिंग, एक होता है लोकलाइज्ड। ठीक है जी, डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेटिंग को दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं। इस क्लासिफिकेशन के बाद में बात करेंगे, पहले इस क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेडिंग। ग्रेडिंग की बेसिस पे हमने इस ट्यूमर को, इस डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेटिंग वैरायटी को तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है जी, एक होता है ग्रेड 2, एक ग्रेड 3, एक ग्रेड 4। यू मस्ट बी थिंकिंग ग्रेड 1 कहाँ गया? ग्रेड 1 इज़ एक्चुअली दिस लोकलाइज्ड पाइलोसिटिक ट्यूमर। ठीक है, जिसको बाद में डिस्कस करेंगे एंड में। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? ये दूसरी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर अल्टरेशन के कौन सी म्यूटेशंस प्रेजेंट होंगी और उस हिसाब से हम या बताएंगे टाइप्स। समझ आ रहा है बेटा? एस्ट्रोसाइटोमा कैन बी डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिव, कैन बी लोकलाइज्ड। लोकलाइज इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेड 1 ट्यूमर। डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिव की जो ग्रेडिंग करते हैं तो 2, 3 और 4 होती है। अब ज़रा देखें। अच्छा, ग्रेडिंग की बेस पे इट कैन बी द ग्रेड 2 ट्यूमर, ग्रेड 3 ट्यूमर और ग्रेड 4 ट्यूमर। ठीक है, इन्फिल्ट्रेटिंग एस्ट्रोसाइटोमा। If the infiltrating astrocytoma is grade 2, it is said to be diffuse astrocytoma. Grade 3 infiltrating astrocytoma is said to be anaplastic astrocytoma, and grade 4 infiltrating astrocytoma is said to be the glioblastoma, right? There are no WHO grade 1 infiltrating astrocytoma. Infiltrating astrocytoma grade 1 नहीं होते, तो फिर grade 1 कहाँ है? लोकलाइज्ड, जिसको पाइलोसिटिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, ग्रेड हो गया। अच्छा, अब थोड़ी सी बात और करेंगे, फिर उसके बाद मैं दूसरी क्लासिफिकेशन पे चलता हूँ जो कि मॉलिक्यूलर अल्टरेशंस की बेस पे होती है। थोड़ी सी और बात में क्या करनी है, वो ये करनी है बेटा कि जो ग्लायोब्लास्टोमास होते हैं ना, ग्रेड 4 इन्फिल्ट्रेटिंग एस्ट्रोसाइटोमास,
दे कैन अराइज इन टू क्लिनिकल सेटिंग्स. द ग्लायोब्लास्टोमास दे आर इंपॉर्टेंट, इसलिए इस पर थोड़ा सा फोकस किया गया है. जस्ट सेकेंड, या ओके. द ग्लायोब्लास्टोमास can appear, can arise in two clinical settings. One is they can be the primary glioblastomas or they can be the secondary glioblastomas. Primary I hope you understand the difference between two. If you are actually genius, my boys. Primary glioblastoma, the one which actually develop directly in the brain. अब देखना दो रास्ते हैं. एक तो ये है कि ग्लायोब्लास्टोमा ग्रेड 4 ट्यूमर डायरेक्टली डेवलप हो जाए. दूसरा तरीका ये है कि पहले डिफ्यूज एस्ट्रोसाइटोमा डेवलप हो, फिर ये वर्स हो और फिर एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमा बने, फिर वो ख़राब हो और ग्लायोब्लास्टोमा बने. अगर डायरेक्टली ग्लायोब्लास्टोमा बनता है दैट इज सेड टू बी द प्राइमरी ग्लायोब्लास्टोमा. इफ द ग्लायोब्लास्टोमा डेवलप फ्रॉम दिस रूट, फर्स्टली डेवलप दिस एंड देन दिस एंड देन दिस, सेड टू बी द सेकेंडरी ग्लायोब्लास्टोमा. विच वन इज मोर कॉमन? Primary glioblastoma is more common, secondary is less common. Primary glioblastoma is the new onset glioblastoma, and the secondary is the progression of the low grade to glioblastoma. ठीक है जी. Primary glioblastoma loves to arise in the older individuals and the secondary one arises in what age? In the younger patients. क्लियर हो गया. ये क्लासिफिकेशन क्लियर है ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेडिंग. नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ द इन्फिल्ट्रेटिंग एस्ट्रोसाइटोमा इज ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर अल्टरेशंस, और ये पर्टिकुलरली हम बात करेंगे ग्लायोब्लास्टोमा की. ठीक है, किस तरह की म्यूटेशंस मौजूद हैं उसकी बेसिस पे हमने चार तरह में डिवाइड कर दिया है. किसको? ग्लायोब्लास्टोमा को. नॉट टॉकिंग अबाउट दीज टू. you are actually studying the classification. First classification you saw, it was on the basis of the grading. Then in this classification you took this tumor out और फिर इसको चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया on the basis of the molecular alteration. One is the classic glioblastoma, one is the proneural glioblastoma, one is the neural glioblastoma, and one is the mesenchymal glioblastoma. What is glioblastoma itself? It is an infiltrative astrocytoma, grade 4 infiltrating astrocytoma. Okay जी, चलिए अब इन चार को डिस्कस करते हैं. Okay, so there we go, and we come up with this very first variety of the glioblastoma. It's a classic subtype कहते हैं इसको हम. Classic type of the glioblastoma, और majority of the primary glioblastomas are of classic variety. ये चारों टाइप डिस्कस करेंगे वो हैं तो ग्लायोब्लास्टोमा की टाइप्स ना. और प्राइमरी ग्लायोब्लास्टोमा, मेजॉरिटी ऑफ द प्राइमरी ग्लायोब्लास्टोमा आर ऑफ विच टाइप? क्लासिक टाइप. कौन सी म्यूटेशंस? मेन फ़र्क की म्यूटेशंस का है बेटा. ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद करनी पड़ेंगी चीज़ें यहाँ पे. लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन द ट्यूमर सप्रेसर जीन P10, number 1, and number 2 is the deletion of chromosome number 10. Okay, all they participate in the formation of the classic subtype of the glioblastoma. Number 3 is the amplification of a proto-oncogene, which is the epithelial growth factor receptor, EGFR protein. So proto-oncogene. So if there is the amplification of the EGFR, you will develop this variety of the glioblastoma. Actually, when there is the amplification of the EGFR, it further promotes which pathway? RAS-ACT kinase pathway, which is a growth promoting, growth signaling pathway, right? And at number 4, there is the focal deletion at what chromosome? Chromosome number 9. ठीक है? When there is the deletion at chromosome number 9, which gene is actually lost? There is actually the deletion of what tumor suppressor gene? Cyclin dependent kinase 2A, CDKN2A. When this cyclin dependent kinase 2A is lost, two different pathways are actually decreased, because cyclin dependent kinase 2A actually maintains these two pathways. If this protein is lost, then two pathways will actually be lost. Then what two pathways? P16-INK4A pathway and this P14ARF pathway, ये भी डिक्रीज़ हो जाएगा. और इन दोनों के पाथवे के ना होने की वजह से बेटा रेटिनोब्लास्टोमा और एक और ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है P53, उनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी. जब ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की एक्टिविटी कम हो जाएगी तो ट्यूमर ग्रो कर जाएगा, और इसका नाम है क्लासिक वैरायटी ऑफ ग्लायोब्लास्टोमा. मेरा नहीं ख्याल ये मुश्किल बात थी. ठीक, let's talk about the number 2 variety of the glioblastoma, and it is the proneural type, or most common type associated with the secondary glioblastoma. It can be a very good question. Majority of the primary glioblastomas are
ऑफ क्लासिक वैरायटी। और अगर आपसे कोई पूछे कि सेकेंडरी ग्लायोब्लास्टोमा जो कि पीछे हमने डिस्कस किया, उसकी सबसे मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी है, वो है मतलब एक होता है प्राइमरी ग्लायोब्लास्टोमा, एक होता है सेकेंडरी ग्लायोब्लास्टोमा। अगर इफ़ आई डेवलप द प्राइमरी ग्लायोब्लास्टोमा टुडे, then what do you think it will be of what variety? Classic variety or proneural variety? It will be of classic variety. If I develop the secondary glioblastoma today, what do you think it will be of what variety? Classic variety or proneural variety? It will be of proneural variety. Let's talk about the mutations present here. One is the mutation in TP53 gene, and it's a completely different gene. I don't think it was present here. 1, 2, 3, 4, not there. Okay. TP53 was not there, so it's number 1 mutation. It's a tumor suppressor gene, so there will be loss of function mutation. Number 2 mutation is the point mutation in the isocitrate dehydrogenase enzyme के genes. IDH1 में mutation मिलेगी, IDH2 में mutation मिलेगी। IDH1 की दो टाइप्स होती हैं, बाद में बताऊंगा, यहाँ मेरे ख्याल से लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलें। एक होती है म्यूटेंट फॉर्म, एक होती है वाइल्ड फॉर्म। अगर वाइल्ड फॉर्म में म्यूटेशन है तो उसकी बड़ी वर्स प्रोग्नोसिस होती है, अगर म्यूटेंट फॉर्म में म्यूटेशन है तो इट गिव्स यू better prognosis. So number 1 was the TP53 gene, that was not present here. Point mutation in the IDH1, IDH2, ये भी यहाँ पे नहीं था. And then number 3 is going to be the overexpression of what gene? PDGFR alpha gene. It's a platelet derived growth factor receptor alpha gene. So once there is mutation in this good boy, once this is mutated, what do you think is going to happen? There will be increased tyrosine kinase signaling, and if the tyrosine kinase activity is increased, there will be activation of the RAS ACT signaling pathway, and you know that this pathway is the growth promotory pathway, and actually linking here, यहाँ पे EGFR की एम्पलीफिकेशन हुई थी जिसकी वजह से RAS ACT पाथवे एक्टिवेट हुआ था। यहाँ पे PDGFR की वजह से टायरोसिन काइनेस सिग्नलिंग बढ़ गई और अल्टीमेटली RAS एक्ट पाथवे जो है एक्टिवेट हो गया, जिसकी वजह से ग्रोथ प्रमोशन बढ़ गई। ठीक है बच्चों, आगे दो टाइप्स आपके ग्लायोब्लास्टोमा की, वन इज़ द न्यूरल टाइप, वन इज़ द मेसेनकाइमल टाइप। एट नंबर 3, नंबर 4, न्यूरल टाइप इज़ करेक्टराइज बाय द एक्सप्रेशन ऑफ हायर लेवल्स ऑफ द न्यूरोनल मार्कर्स। इसमें म्यूटेशंस डिस्क्राइब नहीं की हुई एक्चुअली, लेकिन ये ज़रूर बताया हुआ है कि जो न्यूरल वैरायटी होती है, इसको न्यूरल वैरायटी कहते ही इसलिए हैं क्योंकि इसमें ये जब ट्यूमर डेवलप होता है तो न्यूरोनल मार्कर्स को शो करता है। न्यूरोनल मार्कर न्यूरॉन के जो मार्कर्स होते हैं, जैसे कि NEFL, GABRA1, SYT1, SLC12A5. You have to keep it in your mind anyways. So if I develop the glioblastoma, if I develop the glioblastoma in my right cerebral hemisphere and I find the levels of GABRA1 very much elevated, what do you think is going to be? Which variety of glioblastoma it is? It is obviously the neural type of glioblastoma. Okay. Lastly is the mesenchymal type. इसमें कौन सी mutations होती हैं? Deletion of the NF1 gene on chromosome number 17. This is very first mutation in this type and you have to remember it, right? NF1 gene इन्वॉल्व होता है क्रोमोसोम नंबर 17 पे। दूसरी म्यूटेशन इसके अंदर इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स इन्वॉल्व इन द TNF pathway and the nuclear factor kappa beta pathway. It's a completely different, obviously. Yeah, so these are the mutations that are involved in the mesenchymal type. I hope it is clear to you बेटा। अब कुछ और बातें यहाँ पे मैंने साथ साथ मेंशन करनी है, then we are done with the 4 types. Hold on for a second, इसको मैं ज़रा सेट कर लूँ। Okay, I hope it is better here. Yeah, one thing to be noted here बेटा कि मैंने IDH के बारे में पीछे बताया था। IDH म्यूटेशन या तो म्यूटेंट फॉर्म हो सकती है IDH की, या तो वाइल्ड टाइप हो सकती है। इफ़ इट इज़ द म्यूटेंट फॉर्म इट हैज़ बेटर आउटकम, इफ़ इट इज़ द वाइल्ड टाइप इट हैज़ पुअर प्रोग्नोसिस। ठीक है जी। When there is IDH1 mutation, it creates kind of neomorphic enzyme activity. What does it create? Neomorphic, that is the alterate, kind of enzymatic activity which is with alterations, not normal. So when there is a neomorphic enzymatic activity, it will generate a very toxic compound, that is 2-hydroxyglutarate.
एंड दिस इज़ द कंपाउंड विच एक्चुअली कंट्रीब्यूट ऑन्कोजीनेसिस। तो अगर IDH1 में म्यूटेशन होती है तो अब आपको समझ आया कैसे ऑन्कोजीनेसिस डेवलप होती है। IDH1 की म्यूटेशन की वजह से नियोमार्फिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, 2 हाइड्रोक्सीग्लूटारेट के लेवल बढ़ जाते हैं, और ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि ऑन्कोजीनेसिस को प्रमोट करता है, ट्यूमर फॉर्मेशन को प्रमोट करता है बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम्स दैट रेगुलेट द DNA मिथाइलेशन। तो दरअसल ये एपिजेनेटिक डिसरेगुलेशन का फिनोमेना है। ये कंपाउंड बना आपका 2 हाइड्रोक्सीग्लूटारेट, इसने क्या किया, DNA मिथाइलेशन के एंजाइम्स को इनहिबिट कर दिया, जिसकी वजह से जो सेल साइकिल रेगुलेशन थी वो नहीं हो पाएगी और ट्यूमर डेवलपमेंट होगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से या दैट्स इट। अब जो चारों टाइप्स में हमने म्यूटेशन डिस्कस की थी उसमें से एक तो RAS और PI3 के एक पाथवे है, और P53 रेटिनोब्लास्टोमा, दे कंट्रीब्यूट, दे मेकअप 80 to 90% ऑफ द they are present in the 80 to 90% cases of the primary glioblastomas। ठीक है बच्चों, so I hope it is easy, right? So let me take you a little ahead on the very next page. From here onward I'll be describing the morphology of all three types। हमने क्या डिस्कस किया पीछे, थोड़ा सा रिकैप हो जाए, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। चलें जी, हमने ये डिस्कस किया कि जो आपका एस्ट्रोसाइटोमा है वो दो तरह का होता है, एक होता है डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिंग वैरायटी, एक होता है लोकलाइज्ड को बाद में डिस्कस करेंगे, ये ग्रेड 1 ट्यूमर होता है। डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिंग की दो क्लासिफिकेशन होती है, एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेडिंग, एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट थिंग, या मॉलिक्यूलर अल्ट्रेशंस। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेडिंग हमने कहा ग्रेड 2 होता है, ग्रेड 3 होता है, ग्रेड 4 होता है। ठीक है जी, ग्रेड 4 को हम कहते हैं ग्लायोब्लास्टोमा, और इस ग्लायोब्लास्टोमा की 4 टाइप्स। अब ये मॉलिक्यूलर अल्टरेशन में हमने किसको डिस्कस किया, ग्लायोब्लास्टोमा की 4 टाइप्स को डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट म्यूटेशंस। ठीक है जी, अब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी में ये तीनों डिस्कस करेंगे, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिंग एस्ट्रोसाइटोमा। ठीक है, ग्रेड 2 का क्या नाम था, डिफ्यूज एस्ट्रोसाइटोमा। तो ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों।